हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा बेटा, हमारे जो चैनल का नेम है अब फ्री क्लासेस से बदलकर फ्री कॉम क्लासेस कर दिया गया है। जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हमारा चैनल तो फ्री कॉम क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे, जिसमें कॉम जो होगा COMM से स्पेल किया गया है। ठीक है बेटा। तो प्रीवियस क्लासेस में पीजीबीपी की हमने जो सेक्शंस किए, हमने सेक्शन किया 28, फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 145, साथ ही हमने सेक्शन 29 पढ़ा और सेक्शन 30। उसके बाद नंबर आता है सेक्शन 31 का, फिर हमने 32 को भी किया, साथ ही 32 AD के प्रोविजंस को भी समझा, और फिर उसके बाद हमने सेक्शन किया 35 के बाद हमने किया बेटा सेक्शन 35 AD, फिर 35 ट्रिपल सी, 35 CCD, 35D और 35 DDA। ठीक है बेटा। तो अभी तक की क्लासेस में हमने इतना कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, हम स्टार्ट करेंगे बेटा सेक्शन 36 से, जो डिफाइन करेगा कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस। जैसा कि हमने बात की बेटा, ये जो सेक्शन है वो स्पेसिफिक डिडक्शंस के बारे में बात करता है, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जो है उनकी डिडक्शन के बारे में बात करता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला जो पॉइंट है वो है बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। कौन सी पॉलिसी ले रखी है एसएससी ने जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम अगर वो पे करता है तो उस पे उसे डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज आई। तो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ली है एसएससी ने किस पर्पस के लिए, अगेंस्ट रिस्क डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टॉक और स्टोर्स, जो उसके स्टॉक है या स्टोर्स है उनके रिस्क डैमेज या डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट उसने अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और इसका वो प्रीमियम पे कर रहा है तो इसकी वो डिडक्शन ले लेगा। इन केस एसएससी क्या कर रहा है बेटा, प्रीमियम पे कर रहा है किसी और इंश्योरेंस पॉलिसी के जो बिजनेस और पर्पस से रिलेट नहीं है, तो बेटा उस इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान देना, जब भी पीजीबीपी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस समय एक चीज माइंड में मैंने आपको पहले ही बताई थी, ध्यान देना। आप बिजनेसमैन के तरीके से सोचेंगे, जो भी एक्सपेंस रिलेट है बिजनेस से केवल उसी का ही हमें डिडक्शन मिल जाया करता है। अदर देन बिजनेस एक्सपेंसेस जो होते हैं बेटा उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलता पीजीबीपी हेड में। ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है और मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है मेंबर्स वो क्या है, उनके पास कैटल है। ठीक है बेटा। अब मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके कैटल्स का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है। उसने एक पॉलिसी ली हुई है उन कैटल्स के लिए और उसकी पॉलिसी का वो प्रीमियम पे कर दिया करती है। तो ये जो प्रीमियम पे कर रही है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, किसे मिलेगी, जो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे मिल जाएगी अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज आई है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए इस क्लॉज में बता रहा है कि जो एम्प्लॉयर है उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। अब उस हेल्थ इंश्योरेंस का वो क्या करता है, प्रीमियम पे करता है, इसकी उसे डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, लॉ बोल रहा है कि ये जो प्रीमियम पे किया जा रहा है वो अदर देन कैश मोड होना चाहिए, यानी कैश में ये प्रीमियम पे नहीं होना चाहिए। अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या ईसीएस यूज करके जो एम्प्लॉयर है वो प्रीमियम पे कर सकता है, लेकिन वो कैश में प्रीमियम नहीं देगा। ठीक है बेटा। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है बेटा वो ये लॉ बोलता है कि जो पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी एम्प्लॉयर ने ले रखी है वो कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जीआईसी ऑफ इंडिया ने जो इशू की है वो जो अप्रूव कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, या अदर इंश्योरर की वो स्कीम है तो वो अप्रूव्ड होनी चाहिए आईआरडीए के थ्रू। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बोनस एंड कमीशन की बात करते हैं। इस फोर्थ पॉइंट को सेक्शन 36 1 क्लोज डबल आई को कराने से पहले मैं आपके साथ बेटा सेक्शन 43 भी डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि इस सेक्शन का जो रेलिवेंस है आगे आने वाले कई सारे सेक्शंस पर पढ़ने वाला है। तो डिस्कस करते हैं पहला बेटा सेक्शन 43 बी। सेक्शन 43 बी, सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। देखिए बेटा ये सेक्शन क्या बोलता है कि जो डिडक्शन मिलेगी सर्टेन एक्सपेंसेस की, जो इसमें एक्सपेंसेस दिखाए हुए हैं 8 तरह के एक्सपेंसेस दिखाए हुए हैं बेटा टोटल। इन सभी एक्सपेंसेस की असेसी अगर डिडक्शन लेना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, इन एक्सपेंसेस को एक्चुअली पे करना होगा। और एक्चुअली पे कब करना होगा बेटा, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम।
इन केसेस की ये बात करता है। ठीक है बेटा, समझ आया? यानी ये जो 8 तरह के एक्सपेंसेस सेक्शन 43 भी में डिफाइन किए हुए हैं, इन एक्सपेंसेस की अगर एसएससी को डिडक्शन लेनी है तो ये इस बेसिस पर डिपेंड नहीं करेंगे कि जिस ईयर में इनकर हो गए उस ईयर में एसएससी इनकी डिडक्शन ले लेगा। ना बेटा ना, इस केस में एसएससी को इन सभी एक्सपेंसेस की डिडक्शन जो मिलेगी वो उस बेस पे मिलेगी कि ये जो एक्सपेंसेस हैं एसएससी ने एक्चुअली इनकी पेमेंट कर दी है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, तो चलिए बात करते हैं पहले केस की। एनी सम पेबल बाय ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देखिए पहले पॉइंट में वो बात करते हैं कोई भी सम पेबल है, कौन सा, या तो टैक्स का या ड्यूटी का या सेस या फी, किसी भी नाम से कहें और किसी भी लॉ में हो, तो उस केस में उसकी डिडक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। जैसे बेटा इसमें जो कंसीडर होते हैं वो कस्टम ड्यूटी हो जाती है, जीएसटी हो जाता है। इसके मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए, तो सपोज बेटा एक कंपनी है ए एंड कंपनी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कुछ गुड्स खरीदे थे और गुड्स खरीदने पर जो कस्टम ड्यूटी उनकी बनती थी उन गुड्स पर, इंपोर्टेड गुड्स की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट होके गुड्स आए थे, और कस्टम ड्यूटी जो गुड्स पर बन रही थी बेटा, वो कस्टम ड्यूटी थी ₹10 लाख की। ठीक है, चलिए अब होता क्या है बेटा, देखिए जो पीएनएल अकाउंट होगा कंपनी का वो क्या दिखाएगा, 10 लाख रुपीज के 10 लाख क्या कर लेगा बेटा, वो डेबिट में दिखा देगा कस्टम ड्यूटी, पीएनएल अकाउंट में दिखाएगा कस्टम ड्यूटी, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो 10 लाख है बेटा, ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में तो एसएससी ने ले लिए, बट जो एक्चुअल उसने पेमेंट की है अभी तक इस कस्टम ड्यूटी की, एक्चुअल जो पेमेंट की है वो 31 मार्च मान के चलते हैं बेटा, ये प्रीवियस ईयर 2019-20 का केस है, और 31 मार्च 2020 तक जो एसएससी ने पेमेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ कितने की है बेटा, 8 लाख की है कस्टम ड्यूटी की। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, ये जो 2 लाख रुपीस का जो बैलेंस बचा वो कहां पर आएगा, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट में बेटा वो बनाता हूँ जो पहले बना करता था, बहुत पुराना, लायबिलिटीज इधर, एसेट्स इधर, लायबिलिटीज लेफ्ट साइड में, एसेट्स राइट साइड में। ठीक है बेटा, तो ये लायबिलिटीज में यहाँ पर शो करेगा, कितना करेगा, कस्टम ड्यूटी पेबल, पेबल दिखाया जाएगा, कितनी दिखाई जाएगी बेटा, कस्टम ड्यूटी पेबल दिखाई जाएगी 2 लाख की। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या ये है कि जो ये 8 लाख की एक्चुअल पेमेंट की एसएससी ने, क्या उसकी रिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं बेटा नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। 8 लाख तो वो एक्चुअली पे कर चुका है, उसकी तो रिडक्शन उसे मिल ही जाएगी। अब बात उठती है इन 2 लाख की। एसएससी ने ये जो 10 लाख है बेटा यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में पूरे के पूरे दिखाए हुए हैं, डिडक्शन लेना वो चाहता है पूरे 10 लाख की, लेकिन लॉ क्या बोल रहा है, 2 लाख की डिडक्शन कब मिलेगी, कब मिलेगी, अगर एसएससी ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन 2 लाख रुपीस की पेमेंट कर देता है। ए एंड कंपनी, कंपनी का केस है, तो कंपनी के केस में मैं आपको बताता हूं जो ड्यू डेट होती है बेटा वो होती है 30 सितंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 2020। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर क्या होगा इसमें, 2020-21। ठीक है, तो 30 सितंबर हो जाएगा। इन केस कंपनी जो है सिर्फ 30 सितंबर तक कितनी अमाउंट पे कर पाती है, 1 लाख रुपीज और पे कर देती है 30 सितंबर तक। तो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है 8 लाख की तो रिडक्शन एसएससी को मिल ही जाएगी, प्लस और कितनी मिल जाएगी उसे, प्लस 1 लाख की और डिडक्शन उसे मिल जाएगी। कौन से प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 2019-20 में। सर अब ये जो 1 लाख है इसका क्या होगा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है इस 1 लाख का क्या होगा। तो लॉ बोलता है बेटा जब भी एसएससी ये 1 लाख की पेमेंट करेगा, सपोज ये प्रीवियस ईयर 2020-21 में कर देता है 1 लाख की पेमेंट, तो जब इसने प्रीवियस ईयर 2020-21 में ये पेमेंट की है तब उसे डिडक्शन मिल जाएगी यहाँ पर 1 लाख की। ठीक है, ऐसी बातें करता है सेक्शन 43B, सर्टेन डिडक्शन टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट का मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया। नेक्स्ट,
any sum payable by assessee as an employer by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees। देखिए यहाँ जो बात की जा रही है बेटा कौन से प्रोविडेंट फंड की, ये जो प्रोविडेंट फंड है बेटा वो होना चाहिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या हो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और जो सुपर एन्युएशन फंड है वो है बेटा अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, और ग्रेचुटी फंड भी बेटा है अप्रूव्ड। यानी इन केस अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड या अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, उसका क्या होगा, तो उसकी बेटा डिडक्शन असेसी को नहीं मिलती, इसलिए वो 43B में भी कवर नहीं होते। ठीक है, 43B में जो कवर हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन और ग्रेचुटी फंड और रिकॉग्नाइज और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उनकी बात चल रही है। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है उसे क्या करना पड़ेगा, अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कहां पर, प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज या स्टैट्यूटरी या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में या अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में, तो उस केस में उसे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तभी उसे डिडक्शन मिल पाएगी। चलिए नेक्स्ट, बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड पेबल टू एम्प्लॉइज। जैसा कि मैंने फोर्थ पॉइंट आपको बताया था बेटा, बोनस और कमीशन हम पढ़ने वाले थे उसे, लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले 43B करते हैं। अब बात करता है वो बोनस और कमीशन की। देखिए कि इस पॉइंट में वो क्या बता रहा है कि जो बोनस और कमीशन एम्प्लॉयर जिनकी डिडक्शन लेना चाहता है, तो उस केस में एम्प्लॉयर को डिडक्शन कब मिलेगी, अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, एक्चुअल पेमेंट कर देता है अपने एम्प्लॉइज को बोनस और कमीशन की ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, चलिए डी पॉइंट, any sum payable by assessee as interest on any loan or borrowing from any PFI or state financial corporation और state industrial investment corporation। अब देखिए वो बात करता है बेटा, अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है असेसी कौन सी बोरोइंग्स पर, उन बोरोइंग्स या लोन पर जो उसने बोरो किया है किसी PFI से या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से या फिर स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से, तो उस इंटरेस्ट की जो डिडक्शन मिलेगी असेसी को वो कब मिलेगी, अगर उस इंटरेस्ट को वो एक्चुअली पे कर देता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, डी पॉइंट ये बात करता था। ई, एनी सम पेबल बाय असेसी एज इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग फ्रॉम ए डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट non-deposit taking non-banking financial company in accordance with the terms and condition of the agreement governing such loan or borrowings। देखिए वो क्या बात कर रहे हैं कि असेसी क्या है, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है किसी लोन या बोरोइंग पर, और उसने वो किससे बोरो किया था, एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है या नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, तो उस केस में भी जितने भी इसने लोन लिए हैं और उसका वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, तो वो भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगी। यानी इंटरेस्ट की जो पेमेंट है असेसी को ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम उससे पहले करनी पड़ेगी। लेकिन बेटा एक बात ध्यान देना, ई पॉइंट से रिलेटेड एक बात और है, लॉ बोलता है कि अगर असेसी ने क्या किया है, इस इंटरेस्ट की डिडक्शन उसने अर्लियर प्रीवियस ईयर में ले ली है, यानी असेसी ने क्या किया, असेसमेंट ईयर 1920 या उससे प्रीवियस असेसमेंट ईयर में उसने इंटरेस्ट की डिडक्शन ले ली है, तो उस केस में लॉ बोलता है, तो उस केस में असेसी को डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी वो इंटरेस्ट की डिडक्शन प्रीवियस असेसमेंट ईयर में ले चुका है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन any loan or advance from a scheduled bank or a cooperative bank other than a primary agriculture credit society or a primary cooperative agriculture and rural development bank on actual payment basis। अब देखिए लोन और एडवांस कहां से लिया है एसएससी ने, या तो शेड्यूल बैंक से लिया है या कोऑपरेटिव बैंक से लिया है, अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और अ प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। देखिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक को छोड़कर असेसी ने लोन किससे लिया, किसी कोऑपरेटिव या शेड्यूल बैंक से, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट दे रहा है असेसी उसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी बेटा, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगी। ठीक है, इन केस अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कौन सी है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, तो उस केस में ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे वहां पे डिडक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहां पर ड्यू बेसिस पे भी डिडक्शन ले सकता है असेसी। चलिए नेक्स्ट, एनी सम पेड बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ अर्न लीव ऑफ हिज एम्प्लॉय। देखिए अब क्या कर रहा है असेसी, क्या कर रहा है, लीव एनकैशमेंट दे रहा है किसे, एम्प्लॉय को। तो लीव एनकैशमेंट की अगर वो डिडक्शन लेना चाहता है एम्प्लॉयर, तो उसे डिडक्शन कैसे मिलेगी बेटा, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, any sum payable by the assessee to the Indian Railways for use of railway asset। अब एसएससी क्या कर रहा है बेटा, इंडियन रेलवेज को पेमेंट कर रहा है
क्यों कर रहा है? फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। ठीक है, ये 8 पॉइंट है। देखिए बेटा कौन कौन से 8 पॉइंट है, फटाफट से ध्यान दीजिए। फर्स्ट, अगर एसएससी पे कर रहा है कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी, टैक्स में क्या इंक्लूड है बेटा? कस्टम ड्यूटी और जीएसटी भी इंक्लूड है। ठीक है, तो 43B सेक्शन लग जाएगा जो बोलता है कि डिडक्शन जो मिलेगी एसएससी को तब मिलेगी अगर एक्चुअल पेमेंट कर दी गई है उस टैक्स, ड्यूटी, सेस या फी की ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एसएससी क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। किस में कर रहा है? आरपीएफ में, एसपीएफ में या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड जिसे एएसएफ बोलते हैं, और अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में, एजीएफ में। तो इस केस में एसएससी को रिडक्शन मिलेगी अगर कंट्रीब्यूट करता है वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सी, बोनस और कमीशन, बोनस और कमीशन दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, तो ये जो बोनस और कमीशन दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, इसकी रिडक्शन उसे मिल जाएगी अगर वो एक्चुअली इनकी पेमेंट कर देता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। डी पॉइंट, एसएससी क्या कर रहा है? एसएससी ने कोई लोन बोरो किया था, किससे बोरो किया था? किसी पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से। तो उस केस में एसएससी वो जो लोन पर इंटरेस्ट दे रहा है उसकी डिडक्शन लेना चाहता है, तो डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी? एसएससी को क्या करना होगा? एसएससी को जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। नेक्स्ट, इन केस ई पॉइंट जो हमारी डिडक्शन है वो क्या बोलता है? एसएससी ने क्या किया? कोई इंटरेस्ट या लोन बोरो किया, किससे किया? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी या नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से, तो उस केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन उसे मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट बेसिस। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, मैंने क्या बताई? इन केस अगर एसएससी जो है इसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन ऑलरेडी ले चुका है ऑन द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 1920 और अर्लियर असेसमेंट ईयर, तो उस केस में एसएससी को डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा। एफ पॉइंट, एफ पॉइंट क्या बोलता है? एसएससी ने लोन लिया हुआ है या एडवांस लिया हुआ है, किससे लिया हुआ है? शेड्यूल बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में क्या इंक्लूड नहीं होगा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, तो अब इंटरेस्ट की वो डिडक्शन कैसे ले सकता है? इंटरेस्ट की डिडक्शन वो ले सकता है अगर वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर देता है। जी पॉइंट, जी पॉइंट क्या बोलता है? एम्प्लॉयर जो है वो लीव एनकेशमेंट दे रहा है, लीव एनकेशमेंट अपने एम्प्लॉइज को, तो लीव एनकेशमेंट की उसे रिडक्शन मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट बेसिस, यानी ड्यू डेट से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? लीव एनकेशमेंट की पेमेंट पे करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज को। चलिए नेक्स्ट, एनी सम पेबल बाय एसएससी टू द इंडियन रेलवे। अब एसएससी क्या है? इंडियन रेलवेज को पेमेंट कर रहा है किसी भी सम की, किस पर्पस के लिए? फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। तो उस केस में भी जो है सेक्शन 43B के कंप्लायंसेस एसएससी को करने पड़ेंगे, जो बोलते हैं एसएससी को ये जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, समझ गए। लेकिन एक बात ध्यान देना बेटा, एक बात जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर डी ई एफ। डी ई एफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए बेटा, डी ई एफ कौन कौन से पॉइंट है? डी क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, बोरोइंग्स कहाँ से है? पीएफआई, एसएफसी और एसआईआईसी। और दूसरा क्या, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट की जा रही है, और वो लोन किससे लिया? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से या नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से। एफ पॉइंट भी बेटा इंटरेस्ट ऑन एनी लोन एडवांस की बात करता है, यानी तीनों जो पॉइंट है डी ई एफ वो बात करते हैं इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट कौन सा? किसी लोन पर या एडवांस की। ठीक है, इनसे रिलेटेड पॉइंट है जो वो बोलता है। देखिए अब बात करते हैं बेटा एक एग्जाम्पल की। एक पर्सन है मिस्टर ए, और इन्होंने क्या किया हुआ है बेटा? लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है एक बैंक से। चलिए एसबीआई मान लेते हैं, शेड्यूल बैंक है, एसबीआई से इन्होंने लोन लिया है 10 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है बेटा। अपने बिजनेस के लिए इन्होंने लोन लिया है, और जो भी इंटरेस्ट जाता है उसकी डिडक्शन ले लिया करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या? बिजनेस जो है मिस्टर ए का वो धीरे 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 डिस्टर्ब हो गया किसी वजह से, और बिजनेस जो है बिल्कुल ठप हो। अब एसएससी जो है परेशान होने लगा क्योंकि उसने लोन लिया हुआ है 10 करोड़ का। उधर बैंक जो है बार 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 रिमाइंडर भेज रहा है मिस्टर ए को कि आप जो है लोन की और इंटरेस्ट की आउटस्टैंडिंग पेमेंट है आप उसे पूरा करें। अब मिस्टर ए को चिंता सताने लगी, ये जो 10 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने लोन लिया है इसका क्या होगा? इस 10 करोड़ रुपीज़ के ऊपर वो इंटरेस्ट पे किया करते थे, अब वो भी आउटस्टैंडिंग होने लगा। तो धीरे धीरे जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो पहुंच गया बेटा 50 लाख रुपीज़ के ऊपर, 50 लैक्स। ठीक है, ये जो 50 लैक्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया प्लस 10 करोड़ का लोन हो गया। अब एसएससी परेशान हो गया क्योंकि उधर से बैंक भी बार बार उन्हें रिमाइंडर भेज रहा है कि आप लोन चुकाइए, लोन चुकाइए। अब रिकवरी एजेंट भी आना शुरू हो गए, तो एसएससी करे तो करे क्या? इन्होंने क्या किया? मिस्टर ए गए एक दिन बैंक में, और बैंक के जो ब्रांच मैनेजर थे उनसे उन्होंने बात की कि सर ऐसे मुझे कंडीशन जो है आज की डेट में अच्छी नहीं है, 10 करोड़ का मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग लोन है और इधर 50 लाख का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया है, तो किसी तरह मेरी आप कुछ ना कुछ हेल्प करिए, मुझे समझिए मेरी कंडीशन।
तो ब्रांच मैनेजर ने उन्होंने समझाया कि देखिए हमारे हाथ में इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि जो लोन है वो शेड्यूल बैंक ने प्रोवाइड कराया आपको, मैं भी एम्प्लॉय हूँ बैंक का, मेरा कोई पर्सनल बैंक नहीं है, हमें भी अपने मैनेजर्स को जवाब देना होता है, एनपीएस इकट्ठे होते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, हमें भी दिक्कत आती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका ये जो 50 लाख का जो इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग, मैं क्या कर देता हूँ, आपका ये इंटरेस्ट मैं लोन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, लोन में कन्वर्ट कर देता हूँ। यानी अब एसएससी के अब दो लोन हो गए, एक हो गया 10 करोड़ का और एक हो गया बेटा 50 लाख का, ये दो कन्वर्ट हो गए। 43 भी याद करिए क्या बोलता है, डिडक्शन जो मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस की, वो कब मिलेगी, अगर इंटरेस्ट की जो पेमेंट की गई है वो कब की गई है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो यहां पर ये जो बेटा इंटरेस्ट था, क्या असेसी अगर इसकी डिडक्शन लेना चाहे तो उसे मिल जाएगी? आंसर इज नो, डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बेटा? क्योंकि 43 पे बोलता है जब एक्चुअल पेमेंट हो, यहां पर तो कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं हो रही, यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान देना, यहां पर इंटरेस्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो डिडक्शन कब मिलेगी? तो लॉ सिंपल बोलता है कि डिडक्शन कब मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी तब जब ये 50 लाख जो है, जब ये लोन बन गया है, अब इसकी एक्चुअल पेमेंट करना असेसी शुरू करता है। हालांकि ये इंटरेस्ट नहीं है, 43 बी में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है बेटा, ध्यान देना। 43 बी में किसकी डिडक्शन अलाउ की जाती है? इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ की जाती है। हालांकि ये क्या हो चुका है, ये तो लोन हो गया है, लेकिन लॉ ने फिर भी यहाँ पर असेसी को परमिट कर दिया। वो बोलते हैं कि जो ये इंटरेस्ट कन्वर्ट हुआ था लोन में, ठीक है, इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी एसएससी को, लेकिन कब मिलेगी? अगर वो एक्चुअल पेमेंट इनकी करनी शुरू कर दे ऑन और बिफोर ड्यू डेट। समझ आ गया बेटा? क्या बात करते हैं ये बोलते हैं कि अगर कोई इंटरेस्ट पेबल था जो कन्वर्ट हो गया बाद में इंटरेस्ट टर्म लोन में, इसे बोला जाता है बेटा FITL, FITL, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, ये बोला जाता है। तो ये जो फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन है, इसकी जो डिडक्शन मिलेगी एसएससी को, ये कैसे मिलेगी? एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगी। जैसे जैसे वो इसकी पेमेंट करता रहेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट, डिडक्शन वो ले सकता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? और आइए फटाफट से बेटा दोबारा सेक्शन 36 पर। चलिए बेटा, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, बोनस और कमीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, बोनस और कमीशन की एसएससी को डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी? सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, यानी बोनस और कमीशन उसे एक्चुअली पे करना पड़ेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सेक्शन 36(1)(3). देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या बोलता है, आइए मैं समझाता हूं आपको। सेक्शन 36(1)(3) बात करता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में। यानी असेसी क्या करता है, बोरो करता है कैपिटल, यानी लोन लेता है, और वो जो असेसी बोरो कर रहा है वो होना चाहिए किस पर्पस के लिए? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। तो जितना भी उसने बोरो किया वो अमाउंट क्या हो जाएगी, उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन 43B ध्यान रखना बेटा, 43B यहाँ पर भी रोल निभाता है, जैसे कि हमने बात की। ठीक है, दो पॉइंट है जो हमें डिस्कस करने हैं, समझिए। देखिए है पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए तो क्या उसे डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज नो, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए लेना चाहिए तभी डिडक्शन मिलेगी। दूसरा वो ले रहा है बेटा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आंसर इज अलाउड। तो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए क्या अलाउड हो जाएगी? यस, आंसर इज अलाउड। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड हो जाता है। लेकिन इसमें हम दो चीजें समझेंगे कि बिजनेस और प्रोफेशन में जो उसने लोन लिया किससे लिया। देखिए हम बात करते हैं शेड्यूल बैंक की, या ये बेटा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्हें PFI बोला जाता है, या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, या SSIC जिसे हम बोलते हैं स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। अगर असेसी इनसे लोन ले रहा है तो उनसे मिलने वाला लोन पे जो इंटरेस्ट है क्या उसकी डिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इज यस, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन बेटा ध्यान देना, यहां पर 43B के प्रोविजन आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया 43B के प्रोविजन। नेक्स्ट, अगर एसएससी लोन लेता है अदर देन शेड्यूल बैंक, PFI, SFI, तो क्या
उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है एसएससी, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। आंसर इज यस। हम लिखते हैं यहाँ पे लोन फ्रॉम अदर। इनके अलावा एसएससी लोन ले रहा है अदर से, तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी और वहां पर 43B के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, यानी उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएंगी विदाउट 43B। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। एक बात और जो इसमें मुझे आपको बतानी है वो है एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 36(1)(3) की, जो बात करती है इंटरेस्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। तो याद करिए बेटा, जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 जो डिफाइन करता था एक्चुअल कॉस्ट को, हमने वहां बात करी थी। अगर एक एसेट है वो परचेज की जा रही है, कैसे परचेज की जा रही है बेटा? या तो कोई लोन लिया जा रहा है या कोई अमाउंट बोरो की जा रही है। उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे करता है असेसी, उस इंटरेस्ट को क्या एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा? तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जब तक असेट फर्स्ट पुट टू यूज नहीं की जाती, जो लोन वाला इंटरेस्ट है वो क्या कर लिया जाएगा? एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने वहां पे पढ़ा था। लेकिन सर जिस दिन फर्स्ट पुट टू यूज हो गया एसेट का, उसके बाद उस इंटरेस्ट का क्या होगा? तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी बेटा सेक्शन 36(1)(3) में। समझ आ गया प्रोविजन? तो क्या क्रक्स बना बेटा? तो समझिए क्रक्स क्या बनता है प्रोविजन का। प्रोविजन का क्रक्स ये बना, दो सेक्शंस को कंबाइन करके बेटा मैं करा रहा हूं आपको। देखिए क्रक्स क्या बना कि एक हमने एसेट जो है वो परचेज की थी। कैसे परचेज की थी बेटा? अमाउंट बोरो करके, या हमने लोन लिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कहां तक? अप टू फर्स्ट पुट टू यूज। जो एसेट का फर्स्ट पुट टू यूज हो रहा है उस पीरियड तक का इंटरेस्ट, उसका क्या होगा? और इंटरेस्ट आफ्टर पुट टू यूज। ठीक है बेटा, उसका हम कैसे करेंगे? तो वहां पर हमने पढ़ा था 43(1) में जो इंटरेस्ट है बेटा फर्स्ट पुट टू यूज तक, वो क्या कर दिया जाता था? कैपिटलाइज कर दिया जाता था, यानी एसेट की वैल्यू जो होती थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट में वो इंक्लूड कर लिया जाता था। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा सेक्शन 43 सब सेक्शन 1। अब इस इंटरेस्ट का क्या होगा जो ये बचा बेटा? इसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 36(1)(III). ठीक है, क्लियर हो गया प्रोविजन? समझ गए? आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। चलते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पर। आइए, नेक्स्ट इज बेटा डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं उसका जो डिस्काउंट होता है उसकी क्या डिडक्शन मिलती है? तो आंसर इज यस, डिडक्शन मिल जाती है। देखिए बेटा, जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं वो इशू कौन करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल बैंक, ये जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर दिया करते हैं। अब ये डिस्काउंट क्या होता है सर? तो डिस्काउंट को समझिए बेटा, डिस्काउंट होता है वो डिफरेंस जब कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर रही है तो जो अमाउंट रिसीव हुई, और जब कंपनी उनका रिडम्पशन कर रही है जो अमाउंट उन्हें पे की, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? वो जो डिफरेंस बना वो होता है डिस्काउंट। तो देखिए बेटा, कहना क्या चाहते हैं? सबसे पहले समझिए डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट होता है बेटा जो अमाउंट रिसीव हुई कंपनी को। अमाउंट रिसीव कब रिसीव हुई? जब उन्होंने जीरो कूपन बॉन्ड जो है इशू किए। अमाउंट रिसीव जो हुई उसमें से आप लेस कर दीजिए। क्या लेस करें सर? लेस कर दीजिए वो अमाउंट जो कंपनी पे कर रही है। अमाउंट पेड ऑन विच डेट? ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे जो पे कर रही है बेटा वो हो गया हमारा डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को जो है लॉ बात कर रहा है, इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी एसएससी को? तो लॉ ने बोला जो भी लाइफ पीरियड है उन जीरो कूपन बॉन्ड का, ZCB हम इसे बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो भी जीरो कूपन बॉन्ड का बेटा लाइफ पीरियड है, सपोज 5 इयर्स के लिए वो इशू किए गए हैं, तो लाइफ पीरियड्स कितना हो गया? 5 साल। अब इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए मंथ्स में, तो कितने मंथ बन गए बेटा? 60 मंथ्स। अब जितने भी मंथ्स हैं उन मंथ के बेसिस पे आप डिस्काउंट को प्रोराटा कर दीजिए। सपोज जो प्रीवियस ईयर 2019 में इशू किए गए जीरो कूपन बॉन्ड, और इसमें जो महीने बचे हैं केवल 10 महीने बचे हैं, तो जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो 10 महीने यहाँ पर 1920 में ले लीजिए डिडक्शन, और बैलेंस जो बचे 50 मंथ्स की वो आप डिडक्शन लेते रहिए हर साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब वो बात करता है सेक्शन 36(1) क्लोज IV एंड एसएससी जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। कहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में, या अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में।
या स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में, तो असेसी को जो है डिडक्शन मिल जाएगी। असेसी कौन बेटा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगी, कब मिलेगी? सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B जो हमने पढ़ा था बेटा, एक्चुअल पेमेंट बेसिस, याद है? तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग उसे कंट्रीब्यूशन जो वो कर रहा है, आरपीएफ, एसपीएफ, एएसएफ या एजीएफ, उसमें उसके रिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड इन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। देखिए 80 सीसीडी क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर कितना कर सकता है? वो कर सकता है कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। और सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कौन सा? जो रिटायरमेंट का पार्ट है। तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस स्कीम में, तो वो उसे जो डिडक्शन मिलेगी वो बेटा 10% ऑफ द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉय, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 12। X Limited contributes 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred in section 80 CCD। देखिए X Limited क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी अपने सभी एम्प्लॉय का 80 CCD में। ठीक है, DA is 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे ऑफ द एम्प्लॉय। ये देखिए कितना है बेटा? 40% है बेसिक सैलरी का, और ये क्या है? पार्ट ऑफ पे है एम्प्लॉयज का, यानी इसे कंसिडर किया जाए while computing the limit of 10% अंडर सेक्शन 80 CCD। ठीक है बेटा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 36(1) IVA। अब जो डिडक्शन मिलती है 36(1) IVA वाली, उसकी लिमिट जो है वो कंप्यूट करिए। इफ द बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज एग्रीगेट टू 10 लाख, अगर एम्प्लॉय है उनकी एग्रीगेट सैलरी कितनी है बेटा? 10 लाख रुपीज है बेसिक सैलरी। वुड डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40(9) बी अट्रैक्टेड एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट? क्या डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगी अंडर सेक्शन 40(9) की? अगर होगी तो कितनी होगी? चलिए देखिए, समझते हैं। सबसे पहले देखिए सैलरी कितनी है? 10 लाख है। 10 लाख का 20% जो है एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटा। ठीक है, यानी वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 10 लाख इंटू 20%, कितना हो गया बेटा? ये 2 लाख। अब देखिए अलाउड कितना है 36(1) IVA में? अलाउड है बेटा 10 प्लस 40% करो 10 लाख का, 14 लाख हो गया। 14 लाख का 10% अलाउड है, यानी 1,40,000 अलाउड है। और असेसी जो एम्प्लॉयर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो कर रहा है 2 लाख। तो बेटा 60,000 क्या हो गए? डिसअलाउड हो गए एज पर सेक्शन 40(9). ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, amount received by SSE as contribution from his employees towards their welfare fund to be allowed only if such amount is credited on or before due date। अमाउंट रिसीव कर रहा है एक SSE, किससे कर रहा है? अपने एम्प्लॉइज से रिसीव कर रहा है। और क्यों कर रहा है? ये जो अमाउंट रिसीव कर रहा है वो कंट्रीब्यूट करेगा कहां पर? एक वेलफेयर फंड में, तो इसकी भी उसे डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन ये है कि ये जो अमाउंट रिसीव कर रहा है एम्प्लॉयर, इसे उसे डिपॉजिट कराना पड़ेगा कब? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट कौन सी है सर? 43B वाली? नहीं 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 बेटा, ये 43B वाली ड्यू डेट नहीं है। ये ड्यू डेट है उस फंड की जिसमें वो डिपॉजिट करने जा रहा है, यानी उस फंड में जो भी ड्यू डेट बताई गई है पेमेंट की, कंट्रीब्यूशन करने की, उस ड्यू डेट की वो बात करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, अलाउंस फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है अलाउंसेस फॉर एनिमल्स अंडर सेक्शन 36(1) VI यानी 6। अब इसमें क्या बोलते हैं? जो एनिमल्स होते हैं असेसी ने अपने बिजनेस में यूज किए थे। अब हुआ क्या? एनिमल्स जो या तो मर चुके हैं या बिल्कुल यूजलेस हो चुके हैं। एनिमल्स विच हैव डाइड और बिकम परमानेंटली यूजलेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि अलाउंसेस मिलेगी कितनी। तो लॉ बोलता है सिंपल, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी जो एक्चुअल कॉस्ट थी एनिमल की उसमें से रिड्यूस कर दीजिए वो वैल्यू जिस पर एनिमल को स्क्रैप कर दिया गया। ठीक है बेटा, जो डिफरेंस होगा उसकी क्या मिल जाएगी आपको? डिडक्शन। नेक्स्ट इज बैड डेट्स बेटा। बैड डेट की बात करते हैं, आइए तो समझिए बेटा लॉ में कैसे ट्रीटमेंट दी गई है बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स को हम डिवाइड करेंगे बेटा दो पार्ट में। बैड डेट्स, आइए फटाफट से करते हैं। सेक्शन 36(1)(7। तो बेटा बैड डेट्स को जो डिवाइड किया गया है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया हमारा प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स, प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स, और नेक्स्ट जो है वो है हमारा एक्चुअल बैड डेट्स। ठीक है बेटा, एक्चुअल बैड डेट्स। फर्स्ट इज आर प्रोविजनल फॉर बैड डेट्स। तो इसमें ध्यान देना बेटा, डिडक्शन नहीं मिलती, हम इसे लिख सकते हैं सिंपल नॉट अलाउड। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बात करती है? एक्सेप्शन बोलती है इन केस ऑफ बैंक्स, इन केस ऑफ बैंक्स उन्हें रिडक्शन मिल जाया करती है।
बैंक्स अंडर सेक्शन 36(1)(7)(a। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्चुअल बैड डेट्स की। तो एक्चुअल बैड डेट्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा बेटा रिलेटेड टू सेल्स, जो बैड डेट्स हमारे सेल्स से रिलेटेड है, और दूसरे जो हमारे बैड डेट्स हैं वो रिलेटेड है बेटा लोन से रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड टू सेल्स एंड रिलेटेड टू लोन। जो रिलेटेड टू सेल होते हैं बेटा उसकी हमें कंप्लीटली डिडक्शन मिल जाती हैं, अलाउड, इससे कोई मनाही नहीं है, पूरे के पूरे बैड डेट्स अलाउड हो जाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है रिलेटेड टू लोन, जो लोन से रिलेटेड है उस बैड डेट की हमें डिडक्शन नहीं मिलती, नॉट अलाउड। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन क्या है? वो असेसी जिसका मनी लेंडिंग का बिजनेस है उसे ये डिडक्शन मिल जाती है। यानी असेसी कौन से हैं? जिनका मनी लेंडिंग का बिजनेस है, उन असेसी को ये लोन से रिलेटेड जितने भी बैड डेट्स होते हैं उनकी डिडक्शन मिल जाया करती है। इतनी बातें समझ आ गई बेटा। लेकिन अब कुछ कंडीशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, मैंने आपको बताया कि डिडक्शन मिल जाएगी बैड डेट्स की, रिलेटेड टू सेल है, लेकिन यहाँ पर है बेटा दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? जो बैड डेट है वो राइट ऑफ होना चाहिए, जो बैड डेट है वो राइट ऑफ होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ असेसी, जिस प्रीवियस ईयर में असेसी रिडक्शन क्लेम कर रहा है उस प्रीवियस ईयर में। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोलती है कि जो असेसी है उसने इस बैड डेट को क्या किया हुआ? इनकम कंसिडर किया हुआ हो अर्लियर प्रीवियस ईयर में या उस प्रीवियस ईयर में। देखिए कैसे बात करता है। चलिए बेटा बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। एक पर्सन है मिस्टर बी, और ये क्या करते हैं? सेल्स कर रहे हैं, इनका ट्रेडिंग का काम है। जिन्होंने सेल्स की, कितनी सेल की बेटा इन्होंने? प्रीवियस ईयर 1920 में ये सेल करते हैं बेटा 10 लाख रुपीज़ की। छोटे व्यापारी है। ठीक है, तो अब इनका पीएनएल अकाउंट देख लेते हैं एक बार। पीएनएल अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन की होगी इन्होंने? पीएनएल अकाउंट इनका बना होगा, उसमें इन्होंने सेल्स दिखाई होगी, यहाँ पर सेल्स 10 लाख। जो इनका ओपनिंग रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक, वो कुछ यहाँ पर रहा हो। ओपनिंग स्टॉक सपोज बात करें 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा सपोज वो बात करते हैं वो क्या है? वो है 2 लाख का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इनका ग्रॉस प्रॉफिट अब कंप्यूट होके आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर 10 लाख रुपीज़। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब ये जो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसमें से फर्दर क्या रिड्यूस किए जाएंगे? फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिड्यूस किए जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सपोज जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं मिस्टर बी के, वो है सपोज 8 लैक्स। ठीक है बेटा, 8 लैक्स। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया है असेसी का? वो आ गया 2 लाख रुपीज़। ठीक है बेटा, टोटल हो गया 10 लाख 10 लाख। अब देखिए, अब ये जो असेसी ने सेल की थी 10 लाख रुपीज़, ये जो है बेटा ये असेसी ने सेल की थी क्रेडिट पर। सारी सेल जो उन्होंने करी थी वो थी क्रेडिट पर। लेकिन प्रीवियस ईयर 2019-20 में हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपीज़ ही रिसीव हो पाए। कितने हो पाए? 8 लाख रुपीज़। अब प्रीवियस ईयर आता है बेटा 2020-21। असेसी को पता चलता है जिससे ये 2 लाख रुपीज़ लेने थे उसे, बैलेंस कितना था उनका? 2 लाख रुपीज़ था बेटा। जिस पर्सन से 2 लाख रुपीज़ लेने थे उस पर्सन की हो गई डेथ बेटा, और वहाँ से अब कोई चांस नहीं है कि 2 लाख रुपीज़ रिकवर हो जाए। तो ये 2 लाख रुपीज़ क्या हो गए असेसी के? ये हो गए बेटा बैड डेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। हम बात कर रहे थे उस पॉइंट की कि लॉ बोलता है असेसी ने उस बैड डेट को इनकम कंसिडर किया होना चाहिए। तो देखो बेटा इनकम कंसिडर किया कि नहीं किया? सेल की थी उन्होंने 10 लाख रुपीज़ की, 10 लाख रुपीज़ की सेल की थी, और नेट प्रॉफिट कितना आया था? 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अगर वो यहाँ पर इसे कंसिडर ना करते तो नेट प्रॉफिट कितना आता? यहाँ पर नील आता। ठीक है, तो असेसी ने क्या किया है? अपने उस बैड डेट्स को जिसे वो क्लेम करना चाहता है उसने ऑलरेडी इसे इनकम कंसिडर किया हुआ है। ये वो सेकंड पॉइंट डिस्कस करता है। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है असेसी तो बेटा क्या हो जाएगा? बैड डेट्स जो है वो क्लेम कर सकता है, अदरवाइज वो बैड डेट्स क्लेम नहीं कर सकता। अब जो पॉइंट रिलेट करता है बेटा वो रिलेट करता है आईसीडीएस से। क्या बताना चाहता है? लॉ बता रहा है कि जब आईसीडीएस फॉलो करता है असेसी तो उस केस में कभी कभी क्या होता है, असेसी जो है डेट को कंसिडर कर लेता है अपनी इनकम में व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम। चूंकि आईसीडीएस फॉलो करने पड़ते हैं असेसी को, जैसा कि हमने पीजीबीबी की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, आईसीडीएस 145 सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है आईसीडीएस को। तो आईसीडीएस को फॉलो करने की वजह से असेसी ने क्या किया? डेट को कंसिडर कर लिया
इनकम में, लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट वो बना रहा था उस समय उसने कंसिडर नहीं किया उस डेट को, और बाद में होता क्या है, वो डेट जो है बेटा बैड डेट हो जाता है, यानी अब वो रिसीव नहीं होगा। चूंकि हमारी दो कंडीशन होती है बैड डेट की डिडक्शन लेने के लिए, दो कंडीशन कौन कौन सी होती है, पहली तो ये कि राइट ऑफ होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि वो इनकम कंसिडर करनी चाहिए एसएससी को किसी भी प्रीवियस ईयर में। तो अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है बेटा, राइट ऑफ होना चाहिए, चूंकि एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो मेंशन की ही नहीं, अब वो राइट ऑफ कैसे करेगा, तो इस केस में जो है एसएससी को फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी बैड डेट्स की। तो लॉ ने बताया इन केस एसएससी ने आईसीडीएस की वजह से कोई डेट कंसिडर किया है अपनी इनकम में और बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कंसिडर नहीं कर पाया, तो उस केस में लॉ बोल रहा है एसएससी जो है उस बैड डेट की भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आ गया, ये हमारा बैड डेट का पॉइंट था। अब बात करते हैं बैड डेट रिकवरी की, तो उस केस में क्या होगा, तो समझिए बेटा क्या बोलता है लॉ, सिंपल लॉ बोलता है कि अगर कोई डिडक्शन अलाउ कर दी गई है बैड डेट्स के केस में अंडर सेक्शन 36 में, और बाद में क्या होता है सब्सिक्वेंटली अमाउंट रिकवर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बैड डेट इज मोर देन द अमाउंट ड्यू आफ्टर द अलाउंस हैज बीन मेड, एक्सेस शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए क्या बोलता है लॉ इसमें, समझिए लॉ सिंपल बोल रहा है कि इन केस एक एसएससी है, उसके बैड डेट्स जो है बेटा वो है सपोज 2 lakhs के, ठीक है, बैड डेट्स कितने हैं 2 लाख के, और जो अलाउड हो गए उसे सेक्शन 36 में वो अलाउड हो गए सपोज बेटा 1 लाख, और अलाउड नहीं हुए, कितने अलाउ नहीं हुए, वो बचे बेटा बैलेंस 1 लाख। अब होता क्या है, बाद में रिकवर होते हैं बैड डेट एसएससी को, और रिकवर कितने के होते हैं, रिकवर हो रहे हैं बेटा सपोज इस केस में 1,50,000 में, ठीक है। ये जो 1,50,000 रिसीव हो रहे हैं, तो लॉ बोलता है इसमें टैक्सेबल कितना हो जाएगा, लॉ सिंपल बोलता है 1,50,000 माइनस कौन सी अमाउंट माइनस करेंगे, वो अमाउंट माइनस करेंगे जो अर्लियर क्या हो गई थी, डिस अलाउड हो गई थी, ठीक है, डिस अलाउड कर लिए 1 लाख जो डिस अलाउड थी बेटा वो लेस कर दीजिए, बची कितनी, ये 50,000 की जो एक्सेस अमाउंट है इसे वो टैक्सेबल करने की बात करता है, ठीक है, समझ आ गया प्रोविजन। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग बाय अ कंपनी। देखिए ये सेक्शन जो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के केस में एप्लीकेबल है, एसएससी कौन होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए, ठीक है, इसे समझते हैं। तो इस केस में जो बात कर रहा है लॉ बोल रहा है कि जो एसएससी है, एसएससी कौन है बेटा, एसएससी हमारा कंपनी, कंपनी के अलावा और कोई भी एसएससी को रिडक्शन नहीं मिलती। कंपनी क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंसेस कौन से करती है कंपनी बेटा, एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉइज। तो उस केस में देखिए दो तरह के एक्सपेंसेस होंगे, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एक होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस। तो लॉ बोलता है जो कैपिटल एक्सपेंसेस होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 1/5, यानी 5 सालों तक डिडक्शन मिल जाएगी उसकी, अलाउड हो जाएगा हर साल 1/5। और दूसरा जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाती है बेटा 100% डिडक्शन मिल जाती है, जिस साल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया एसएससी ने उस साल वो 100% उस रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर की डिडक्शन ले सकता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स पेड। तो लॉ बोलता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो पे कर रहा है एसएससी उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, पीजीबीपी में डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन एक कंडीशन है, जो भी एसटीटी पे किया जा रहा है टैक्सेबल सिक्योरिटीज पर, वो सिक्योरिटीज क्या होनी चाहिए एसएससी की, वो उसकी स्टॉक इन ट्रेड होनी चाहिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहा है तो बेटा एसटीटी की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सीटीटी, जैसे एसटीटी होता है बेटा ऐसे ही कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स सीटीटी होता है, सीटीटी की भी डिडक्शन मिल जाया करती है, कंडीशन सेम है, कंडीशन क्या है, स्टॉक इन ट्रेड होना चाहिए एसएससी का, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा सेक्शन 36। अब बात करते हैं सेक्शन 37 की, रेजिडोरी एक्सपेंसेस इसका नाम दिया जाता है। यूजुअली बेटा ये जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, यानी वो सारे एक्सपेंसेस जो सेक्शन 30 से लेके 36 में नहीं आ पाए वो यहां पर कवर हो जाते हैं। समझिए बेटा सेक्शन 37 बोलता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो सेक्शन 30 से लेके 36 में ना आया हो, यानी अदर देन दोज एक्सपेंडिचर विच आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 30 टू सेक्शन 36, वो यहां पर कवर नहीं हो रहे, उन्हें छोड़कर एक्सपेंसेस की बात करता है कि एनी एक्सपेंडिचर किस नेचर का ना हो, नॉट इन द नेचर ऑफ कैपिटल नेचर, और पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है बेटा। आइए देखिए समझते हैं इसे। सेक्शन 37 क्या बात करता है बेटा, देखिए सेक्शन 37 बोलता है कि वो सारे एक्सपेंसेस जो क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ठीक है बेटा, या पर्सनल पर्पस के हैं, ठीक है, पर्सनल पर्पस या कैपिटल एक्सपेंडिचर, या क्या हुआ है, सेक्शन 30 से लेके 36 तक क्लेम कर लिए गए हैं। तो सेक्शन 37 बोलता है कि मैं वो सारे एक्सपेंसेस अलाउड नहीं करूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का नहीं करूंगा, सेक्शन 30 से 36 वाले नहीं करूंगा, पर्सनल पर्पस के नहीं करूंगा। तो करूंगा कौन से अलाउड, तो सिंपल बोलता है सेक्शन 37, वो एक्सपेंसेस जो होली एंड एक्सक्लूसिवली किस पर्पस के लिए हो बेटा, बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हो, साथ ही वो किस नेचर के हों, रेवेन्यू नेचर के हों, ठीक है, रेवेन्यू नेचर के हों, और उन एक्सपेंसेस को क्लेम ना किया गया हो सेक्शन 30 से 36 में, उन्हें मैं अलाउड कर दूंगा अंडर सेक्शन 37। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट एक बात और समझना, एक्सप्लेनेशन 1 है सेक्शन 37 की, जो डिफाइन करती है कि अगर एसएससी ने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है जो किस नेचर का है, या तो कोई ऑफेंस है या लॉ, किसी भी लॉ ने प्रोहिबिटेड किया है उस एक्सपेंस को, तो उसकी भी डिडक्शन एसएससी नहीं ले सकता सेक्शन 37 में। ठीक है, समझ आ गई। यानी 4 कैटेगरी हम बनाए इसमें टोटल। एक तो वो एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस जो या तो प्रोहिबिटेड है किसी भी लॉ में, या क्या है बेटा, इलीगल है, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे सेक्शन 37, ये बात करता है। समझ आ गया बेटा। एक्सप्लेनेशन 2 जो है सेक्शन 37 की, वो बात करती है कि अगर एसएससी ने कोई सीएसआर एक्सपेंडिचर किया है अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वो जो सीएसआर एक्सपेंडिचर उसने इनकर्ड किया है उसकी वो डिडक्शन यहां पर नहीं ले सकता। ठीक है, सीएसआर एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किया एसएससी ने, उसकी डिडक्शन सेक्शन 37 में नहीं मिलेगी, ये बात करती है एक्सप्लेनेशन 2। चलिए आइए अब करते हैं कंडीशन फॉर अलाउंसेस। क्या कंडीशन है अलाउंसेस की? फर्स्ट, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी नेचर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 30 to 36, जैसे हमने बात की। इट शुड हैव बीन इनकर्ड बाय एसएससी इन द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर में इनकर्ड होना चाहिए, एक्चुअल इनकर्ड होना चाहिए। इट शुड बी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी, जो बिजनेस या प्रोफेशन है एसएससी का उसमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड होना चाहिए। इट मस्ट बी हैव बीन इनकर्ड आफ्टर द बिजनेस वाज सेटअप, यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है होना चाहिए, जब बिजनेस सेटअप हो चुका है एसएससी का उसके बाद होना चाहिए। पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव बीन लेड आउट एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ सच बिजनेस, बिजनेस के लिए ही होना चाहिए एक्सक्लूसिवली। इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये हमने सारी बातें कर ली बेटा, ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। बेसिकली बेटा एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, उसके बाद सीबीडीटी ने जो जजमेंट आई थी उस व्यू को अफर्म किया था और एक सर्कुलर निकाल दिया था। तो क्या जजमेंट थी बेटा, समझिए। एक पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म ने क्या हुआ था, अपने पार्टनर की लाइफ को सिक्योर करने के लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी। ठीक है बेटा, और ये जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करता था फर्म, और ये जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी थी इसका जो प्रीमियम था वो फर्म पे किया करती थी और फर्म इसका डिडक्शन ले लिया करती थी। डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि इसका आप डिडक्शन नहीं ले सकते। बाद में ये जो मैटर है हाई कोर्ट पहुंचा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने वहां पे बताया कि जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है फर्म ने, वो ली है अपने पार्टनर की लाइफ को सिक्योर करने के लिए, और साथ ही उसने ये जो पॉलिसी ली है वो इस पर्पस के लिए भी ली है कि उसका जो बिजनेस है, फर्म का जो बिजनेस है, वो आराम से चलता रहे, उसमें कोई डिसरप्शन ना आए। यानी बेसिकली ये जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया जा रहा है ये लिया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है बेटा, इस वजह से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अलाउड कर दिया था कि ये जो इंश्योरेंस पे किया जा रहा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का, ये अलाउड होना चाहिए फर्म को, जो भी वो अपने पार्टनर के लिए पे कर रही है। ठीक है, बाद में सीबीडीटी ने क्या किया, सर्कुलर इशू कर दिया, सर्कुलर नंबर 38 2016, और उसने भी सेम व्यू अफर्म कर दिया। सर्कुलर बोलता है इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट इन केस ऑफ फर्म premium paid by firm on the Keyman insurance policy of a partner
to safeguard the firm against a disruption of business is an admissible expenditure under section 37. ठीक है बेटा, समझ आ गया? यानी जो प्रीमियम पे करेगा फर्म ऑन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर द पार्टनर, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 37। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37 के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी ऑलरेडी कि अगर असेसी क्या करता है, किस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर करता है, विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो वो डिडक्शन या अलाउंस नहीं मिलती सेक्शन 37 में। ठीक है, ये बात करते हैं। एक और सर्कुलर आया था बेटा, सर्कुलर नंबर 5 2012 डेटेड 1 अगस्त 2012। क्या बात करता है ये सर्कुलर? बोलता है इनएडमिसिबिलिटी ऑफ expenses incurred in providing freebies to medical practitioner by pharmaceutical and allied health sector industry। तो होता क्या था बेटा, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो होती थी अपनी सेल्स को इंक्रीज कराने के लिए जितने भी डॉक्टर्स होते थे या मेडिकल प्रैक्टिशनर होते थे उनके पास अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भेजा करते थे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या किया करते थे, या तो डॉक्टर को कुछ प्रोवाइड कराते थे, गिफ्ट वगैरह या वाउचर, या उनके कुछ रहने वहने का होटल में स्टे फ्री कराना, या साथ में कुछ कमीशन उनका फिक्स कर दिया करते थे कि सर आप अगर हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिसिन को प्रेफर करेंगे अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को, तो हमारी कंपनी जो है आपको कुछ परसेंटेज दे दिया करेगी। ये बेटा फ्रीबीज का पार्ट है। ठीक है, अब ये जो फ्रीबीज पर एक्सपेंस होता था फार्मास्यूटिकल कंपनी का, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी उस एक्सपेंडिचर को क्या करती थी, क्लेम कर लिया करती थी एज ए पीजीबीबी एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37। क्योंकि 30 से 36 में तो आ नहीं सकता, रेजिडुअरी प्रोविजन कौन सा है, सेक्शन 37। ठीक है बेटा, बाद में क्या हुआ, सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया और सर्कुलर में बताया कि ये जो फ्रीबीज प्रोवाइड की जा रही है मेडिकल प्रैक्टिशनर को फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, ये क्या है बेटा, ये वायलेशन है ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल। यानी एक एक्सपेंस है बेटा जो क्या है, ऑफेंस। तो याद करिए बेटा, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37 हमने क्या पढ़ा था कि अगर एसएससी एक्सपेंस इनकर्ड कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एनी ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सिंपल सेक्शन 37(1) की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये कवर हो गया, और इस वजह से अब ये जो फ्री बीज प्रोवाइड कराई जाती है वो अलाउड नहीं होती फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट, जो डॉक्टर को फ्री बीज मिली है फिर उनका क्या होगा? तो लॉ बोलता है कि जितनी भी फ्रीबीज डॉक्टर को या मेडिकल प्रैक्टिशनर को मिल रही है उनकी जो वैल्यू होगी वो कंसिडर कर ली जाएगी उनकी बिजनेस इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी केस होगा उसके फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट वो बात करता है डिसअलाउंस ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 37(1) की मना करती है कि CSR एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 135 में अगर कोई कंपनी इनकर्ड कर रही है तो वो उसे क्लेम नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 37। ठीक है, चलिए ये आप लॉ में पढ़ेंगे, कंपनी लॉ में मैंडेटरी CSR ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 130, ये इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब बात करते हैं सेक्शन 37(2)(b) की। अगर कोई एसएससी जो है वो एक्सपेंस करता है, कौन सा एक्सपेंस करता है, expense incurred by him on advertisement in any souvenir, brochure, tract or like published by any political party whether it is registered with the Election Commission of India or not। अगर कोई एसएससी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है, कौन सा इनकर्ड करता है एक्सपेंडिचर बेटा, एडवर्टीजमेंट का या किसी ब्रोशर का या ट्रैक्ट का या मिलते जुलते पब्लिशर का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन जो है सेक्शन 37 में नहीं मिलेगी। सिंपल ये बोला गया है। ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसे रिवाइज। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।